हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। आप लोग सभी जानते होंगे कि नेचर में जितने भी फोर्सेज हैं बेसिकली उनको 4 डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तीसरा है स्ट्रॉन्ग फोर्स एंड चौथा है वीक फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स आपने ग्रेविटी चैप्टर में देखा होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो फोर्स है हम लोग अभी के सीरीज ऑफ लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। स्ट्रॉन्ग फोर्सेज एंड वीक फोर्सेज जब आप मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे उस टाइम आपको बताया जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो होता क्या है। ये कि ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए हमें क्या एक बेसिक प्रॉपर्टी चाहिए था कि उस सब्सटेंस के पास अपना मास होना चाहिए, यानी कि पूरे यूनिवर्स में जितने भी पार्टिकल्स हैं जिसके पास अपना मास है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो इस तरह का कौन सा प्रॉपर्टी है जो के कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आता है, तो उस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं कि वो इलेक्ट्रिकल चार्ज है। यानी कि जिस तरह ग्रेविटेशनल फोर्स लगने के लिए 2 पार्टिकल्स के बीच में मास होना चाहिए, उसी तरह 2 सब्सटेंस के बीच में इलेक्ट्रिकल फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स तभी होगा व्हेन दे हैव नेट इलेक्ट्रिक चार्ज। तो अब ये नेट इलेक्ट्रिक चार्ज आता कहाँ से है, कैसे प्रोड्यूस होता है? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 18th सेंचुरी में काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे और उन्होंने देखा था कि जब एक तरह के सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस से रब करते हैं, कुछ पर्टिकुलर सब्सटेंसेस को, तो एक दूसरे के तो कुछ सब्सटेंस में इलेक्ट्रिकल चार्ज आता है। जैसे उन्होंने कि रब किया कि ग्लास रॉड को जब उन्होंने रब किया सिल्क के साथ तो ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। उसी तरह जब उन्होंने रबर को रब किया फर के साथ तो देखा कि उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो यहाँ से प्रोडक्शन ऑफ चार्ज की बात करते हैं कि किसी सब्सटेंस को अगर हम लोग नेट इलेक्ट्रिकल चार्ज देना है तो वो कैसे देते हैं। लेकिन अब यह है कि इसमें चार्ज आता कहाँ से है, तो वो जब आप लोग मॉडर्न फिजिक्स में एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंस देखेंगे तो आप देखेंगे कि हर सब्सटेंस का जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है वहीं से चार्ज आता है। उसमें प्रोटॉन होता है जिसका पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन होता है जिसका नेगेटिव चार्ज होता है। और जब हम लोग 2 सब्सटेंस को रब करते हैं तो उसके कारण ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर, और उसके कारण या तो एक कोई पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और दूसरा नेगेटिव चार्ज हो जाता है। और ये पॉजिटिव कौन सा होगा, नेगेटिव कौन सा होगा, ये कन्वेंशन जो 300 साल पहले फ्रैंकलिन ने डिसाइड कर दिया, हम लोग सभी उसी कन्वेंशन को फॉलो कर रहे हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज आता है इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी होती है कि देयर आर 2 काइंड्स ऑफ चार्ज। अभी हमने देखा एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। और चार्जेज ऑफ ऑपोजिट साइन अट्रैक्ट, यानी प्लस माइनस जो है वो अट्रैक्ट करेगा, और चार्जेज ऑफ सेम साइन रिपेल वन अनदर। तो ये सब एक्सपेरिमेंटल लॉ है, ये सब फ्रैंकलिन और उसके बाद के जितने भी साइंटिस्ट थे उन लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया, उससे ये निकाला। दूसरा जो प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक चार्ज की वो है टोटल चार्ज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व्ड, यानी ये है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यानी कि अगर आपके पास एक सिस्टम दिया हुआ है, अगर आपको मैंने एक कोई भी बॉडी दे दिया और इसको आपने आइसोलेट कर दिया है सराउंडिंग से, आइसोलेट कर दिया है इसका मतलब इसमें कोई भी प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इसके सराउंडिंग से नहीं हो रहा है, तो इसका जो टोटल चार्ज क्या है वो कांस्टेंट रहेगा। जितना प्रोटॉन इसके पास पहले था उतना ही प्रोटॉन रहेगा, जितना इलेक्ट्रॉन पहले था उतना ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। यानी कि टोटल चार्ज ऑफ दिस आइसोलेटेड बॉडी विल बी कांस्टेंट, कंजर्व्ड। इसको कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो ये भी एक लॉ होता है। तीसरा होता है चार्ज इज क्वांटाइज्ड। इसका मतलब ये है कि किसी भी सब्सटेंस पे, किसी भी बॉडी पे जो भी चार्ज होगा वो डिस्क्रीट स्टेप्स में होगा, कंटिन्यूअस नहीं हो सकता है। अब वो क्यों होगा? जब इस ग्लास रॉड को हम लोग सिल्क से रब करते हैं तो ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज क्यों आ रहा है? इस पे पॉजिटिव चार्ज इसलिए आ रहा है कि रॉड से जो है वो इलेक्ट्रॉन निकल के ये सिल्क में जा रहा है, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहा है इसका मतलब इसके पास डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, यानी जो मेरा ग्लास रॉड है वो पॉजिटिव चार्ज हो जा रहा है। लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? या 1 निकलेगा, 2 निकलेगा, 10 निकलेगा, 1000 निकलेगा। यानी इस पे जितने भी चार्ज आएगा वो या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा या 1000 इलेक्ट्रॉन होगा। यानी जो भी होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई होगा। ई क्या है? ई इज चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन हम लोग जानते हैं वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज का यूनिट है कूलम। कूलम भी एक महान साइंटिस्ट थे, अभी आप उनसे मिलेंगे थोड़ी देर में।
उनकी याद में हम लोग चार्ज का जो यूनिट है उसको कूलम नाम दे देते हैं। कि जो ग्लास रॉड है उसके पास जो भी चार्ज होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई होगा, 1e, 2e, 3e, 10e, 15e। वो कभी भी 2.5e नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 2.5 इलेक्ट्रॉन वो लूज नहीं कर सकता है। चार्ज आता है फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर, और वो ट्रांसफर क्या होगा? इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। यानी कि किसी भी सब्सटेंस में जो नेट चार्ज होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई होगा। इसी को हम लोग कहते हैं कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड। यानी अब हम लोगों ने देख लिया कि किसी भी सब्सटेंस के पास इलेक्ट्रिकल चार्ज आता कहाँ से है। तो अब हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं कि अगर सपोज कहीं से दो पार्टिकल है, दो बॉडी है, उस पर कहीं से चार्ज आ गया है, अब इन दोनों के बीच फोर्स क्या होगा, उसको कैसे कैलकुलेट करें, उसको कैसे निकालें। तो ये सारा काम एक कूलम नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने किया था, जिनकी याद में भी आपको मैंने दिखाया कि जो चार्ज का जो यूनिट है कूलम भी इनकी नाम में है। उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और निकाला कि सपोज आपके पास एक चार्ज Q1 यहाँ दिया हुआ है और आपके पास एक दूसरा चार्ज यहाँ पे Q है, और फाइंड करना है कि व्हाट इज द फोर्स इसलिए मैं वेक्टर साइन लिख रहा हूँ, ऑन Q, कैपिटल बड़ा वाला जो है, ड्यू टू दिस स्मॉल Q1। इस पे फोर्स है तो वो क्या होगा। मैंने यहाँ पे स्मॉल और कैपिटल लिखा है, इससे ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ एक नोटेशन है ताकि आपको दिखे कि ये दोनों अलग अलग है, इसमें कोई मिस्ट्री वाली बात नहीं है। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद कूलम ने निकाला कि अगर फोर्स ऑन Q निकालना है ड्यू टू दिस वन चार्ज, और दोनों चार्ज पॉइंट चार्जेज हैं, क्योंकि हम लोग बिगनिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये भी एक पॉइंट चार्ज है, ये भी एक पॉइंट चार्ज है, मीनिंग इसके कोई डायमेंशंस नहीं है। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसकी पूरी वैल्यू हो जाती है 9 × 10⁻⁹, किसी भी बुक में आप देखेंगे मिल जाएगा, इंटू Q1 × Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, और ये R यूनिट वेक्टर जो कि R वेक्टर है इन सोर्स से इस टेस्ट चार्ज को कनेक्ट करता हुआ वेक्टर। ये मेरा R वेक्टर है। R वेक्टर क्या है? जो मेरा सोर्स चार्ज है Q1, उससे जो टेस्ट चार्ज जिस पे मुझे फोर्स कैलकुलेट करना है उसको जो कनेक्ट करता हुआ वेक्टर है R, ये मेरा R है। और ये R स्क्वायर जो लिखा है ये बेसिकली मैग्नीट्यूड है, तो इसलिए मैं इसको चाहूँ तो मैं इसमें मॉडुलस साइन लगा देता हूँ। ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो ये इसको कहते हैं कूलम्स लॉ। तो कूलम्स ने क्या निकाला कि फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज Q ड्यू टू अ सोर्स चार्ज Q1 इज इक्वल टू दिस, ये कांस्टेंट है, इसको मैं K से भी लिख देता हूँ। बहुत सारे बुक्स में इसको पूरे को उठाकर K लिख देते हैं या KE लिख देते हैं, इनटू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर। और क्योंकि फोर्स एक वेक्टर है तो इसका जो डायरेक्शन है वो R यूनिट वेक्टर, ये R है, इस डायरेक्शन में है। यानी कूलम्स लॉ ये कहता है कि इलेक्ट्रिकल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर, और ये जो R वेक्टर है इस वेक्टर की डायरेक्शन में होता है। तो ये हो गया फोर्स ऑन Q। अगर आपको कोई पूछे कि अच्छा ठीक है ये तो फोर्स ऑन Q हो गया, अगर फोर्स ऑन ये स्मॉल Q1 कितना होगा, अगर आपसे कोई ये पूछे तो बाकी सब कुछ तो सेम रहेगा, एग्जैक्टली जो मैंने यहाँ लिखा है वो लिख देंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q डिवाइडेड बाई मॉडुलस R स्क्वायर। अब ये क्योंकि मुझे फोर्स ऑन दिस Q1 फाइंड करना है तो मेरा वेक्टर इधर हो जाएगा, यानी कि ये वाला डायरेक्शन जो है वो -R हो जाएगा। यानी कि आपने क्या देखा कि फोर्स ऑन Q इज इक्वल टू, मैं इसको ऐसे लिख दूं, फोर्स ऑन Q इज इक्वल टू माइनस फोर्स ऑन Q1। यानी कि ये जो कूलम्स लॉ का जो कह रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये किस दूसरे लॉ को भी ओबे कर रहा है? न्यूटन्स थर्ड लॉ को। यानी कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स जो इस Q चार्ज पे है, दैट इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू द फोर्स ऑन दिस चार्ज। यानी ये न्यूटन्स थर्ड लॉ को ओबे कर रहा है। तो ये तो था कि जब आपके पास अगर एक चार्ज Q1 है तो ये हुआ। अगर सपोज ऐसे मेरे पास बहुत सारे सोर्सेज दे रखे हैं, एक दूसरा चार्ज यहाँ पे है Q2 है, एक Q3 है, और इन सारे चार्जेस के कारण इस कैपिटल Q पे क्या फोर्स है, अगर आपको ये फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे? आपके माइंड में एक आ रहा होगा कि क्यों ना मैं इसके कारण जो फोर्स है, इसके कारण जो फोर्स है, सारे फोर्सेज का एडिशन कर दूं, और क्योंकि फोर्स एक वेक्टर है उसका वेक्टर एडिशन कर देते हैं, वो मेरा टोटल फोर्स आ जाएगा। और जो आपके माइंड में जो ख्याल आ रहा है बिल्कुल ही सही ख्याल है, और इसको साइंटिस्ट ने, फिजिसिस्ट ने एक लॉ का भी नाम दे दिया, एक प्रिंसिपल का नाम दे दिया है, और उसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। वो बेसिकली प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर आपको किसी एक टेस्ट चार्ज Q पे
if you have to find force due to a collection of charge, what you do? You find each individual force and then have a vector addition, vector sum. तो इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. द टोटल इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू अ कलेक्शन ऑफ सोर्स चार्जेस इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ फोर्स ड्यू टू ईच इंडिविजुअल चार्ज. यानी कि अगर आपको सारे चार्जेस के कारण जो फोर्स निकालना है तो आप इसको यहाँ पे समेशन डाल दें, जो आपको आ गया वही टोटल फोर्स आ गया. तो ये हो गया टोटल फोर्स ऑन दिस कैपिटल चार्ज Q. वो क्या होगा, K जो मेरा कांस्टेंट है, समेशन यहाँ हमने लिख दिया, समेशन दिस समेशन विल बी डन ऑन I QI डिवाइडेड बाई RI होल स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, और ये RI यूनिट वेक्टर है जो डायरेक्शन है. यानी कि अगर आपके पास बहुत सारे सोर्स चार्ज दे रखे हैं तो इस टोटल चार्ज Q पे जो इलेक्ट्रिक टोटल फोर्स होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, वो ये होगा. तो पूरा का पूरा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है वो सिर्फ इसी दो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक पे आधारित है. जैसे कि आपका यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू मेन वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, ये होता है. तो अगर आप इसको यहाँ पे लिख दें तो आप फोर्स को लिख सकते हैं इस तरह से, K इंटू Q1 Q डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ R क्यूब इंटू ये वेक्टर R. जो वेक्टर R मेरा क्या है, पोजीशन वेक्टर. सो ये मेरा पोजीशन वेक्टर R है, तो इसको मैं फोर्स को इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, वेक्टर R डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ R क्यूब, ऐसे भी लिख सकता हूँ. इसी फोर्स को लिखने का एक और तरीका हो सकता है कि सपोज ये Q1 जो है उसका पोजीशन वेक्टर सपोज R1 है, इसका पोजीशन वेक्टर R2 है, तो वेक्टर R क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1 हो जाएगा. इसको मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो ये R की जगह आप R2 माइनस R1 लिख सकते हैं, और मॉडुलस R की जगह मॉडुलस ऑफ R2 माइनस R1 लिख सकते हैं. ये सब सिंपल वेक्टर मैनिपुलेशन है और कुछ नहीं है. अगर आप इसी चीज़ को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के टर्म्स में लिखें, जैसा कि कुछ बुक्स में लिखते हैं, ये ऐसे हो जाएगा x2 माइनस x1 I आपका यूनिट वेक्टर है, प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 k. तो R को मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, और मॉडुलस R क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ दिस वेक्टर क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर. ये सब भी लोग जानते हैं. और इसका अगर आप R क्यूब करेंगे तो इस स्क्वायर रूट का पावर 3. अब सपोज करें कि अगर ये चार्ज Q यहाँ पर मौजूद नहीं भी है, अगर नहीं भी प्रेजेंट है, तो भी ये Q1 Q2 Q3 जो सोर्स चार्जेस हैं उनके कारण यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड तो रहेगा ही. तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कि व्हाट इज द फोर्स पर यूनिट चार्ज. यानी कि अगर आप फोर्स को, टोटल फोर्स जो किसी भी चार्ज पे लग रहा है उसको Q से डिवाइड कर दें तो वो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा. यानी कि इसको मैं Q को उठा के यहाँ ले आऊँ तो वो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा. उसको मैं E से डिनोट कर सकता हूँ. वो क्या होगा, ये पूरा ये वाला चीज़ जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा. तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन है वो क्या होता है, द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E एट अ पॉइंट इन स्पेस इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q0, इसमें लिखा है, प्लेस्ड एट दैट पॉइंट डिवाइडेड बाय द टेस्ट चार्ज. यानी कि E इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाई Q0. ये हो जाता है इलेक्ट्रिक. कुछ बुक्स में ये भी लिखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड at a point in space defined as the electric force acting on a positive test charge Q0 when this test charge is very small. वो सिर्फ इसलिए देते हैं कि जैसे कि मान लो कि आपका ये तो ये सोर्स चार्जेस हैं, अगर आपने टेस्ट चार्ज ही बहुत लंबा चौड़ा उठा के ले आए तो उसके कारण क्या होगा, ये जो सोर्स का कन्फिग्रेशन है वो चेंज हो जाएगा. ये यहाँ से इधर भाग जाएगा, कुछ इधर भाग जाएगा. तो आपका सोर्स का जो कन्फिग्रेशन है वो चेंज ना हो, उसके लिए कुछ बुक्स में ये डेफिनेशन देते हैं कि मेरा जो टेस्ट चार्ज है वो इट इज़ वेरी स्मॉल. यानी कि इसके कारण ये मेरा जो सोर्स है उसका कन्फिग्रेशन चेंज नहीं हो रहा है. क्योंकि अगर उसका कन्फिग्रेशन चेंज हो गया तो क्या होगा, ये आपका जो डिस्टेंस है R, ये जो पोजीशन वेक्टर है वो सारा चेंज कर जाएगा. इसलिए हम लोग जब भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करते हैं तो उसमें एक अजम्पशन लेकर चलते हैं कि जो हमने अज्यूम कर लिया है कि जो भी मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, सपोज ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है जो मैं इलेक्ट्रिक लाइन से दिखा रहा हूँ, उसका जो सोर्स है, सोर्स चार्जेज है, वो एक तरह से स्टैटिक है. यानी कि वो मूव नहीं कर रहा है, यानी उसके कन्फिग्रेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है. कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब है कि आपका जो सोर्स चार्ज है उसको आप स्टैटिक रखें, आपका जो टेस्ट चार्ज है वो मूव कर सकता है इस सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण. और इसी के लिए बहुत सारे बुक्स में जब डेफिनेशन देते हैं तो अज्यूम करते हैं कि जो टेस्ट चार्ज है वो बहुत ही स्मॉल है,
यानी कि उसके कारण मेरा जो सोर्स चार्ज है वो मूव नहीं कर रहा है।